Okay friends, so the first exercise we will solve. So now what we are doing? We are solving the NCERT book exercise of chapter फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे ये क्यों मैंने नहीं साफ किया बोर्ड, क्योंकि द क्वेश्चंस आर द सेम, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन सेम है. तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वह यह कहता है मेक अ कंपैरिजन and write down ways in which plant cells are different from animal cell. ठीक है, तो हमें लिखना है कि भाई प्लांट सेल एनिमल सेल से किस तरीके से डिफरेंट होती है. तो द आंसर इज हियर, आंसर नंबर फर्स्ट. ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर यहीं पे है. प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है, हाउ द प्लांट सेल इज डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल सेल, यह हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है. ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. प्लास्टिड, सेल वॉल, सेंट्रियोल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस एंड गोल्जी बॉडी में डिफरेंस होता है प्लांट में और एनिमल में. ठीक है, तो यह आप लिख सकते हैं आंसर में. ठीक है, ऑलवेज यदि टेबल में चार्ट फॉर्म में आंसर्स लिखेंगे तो इट विल बी मोर क्लियर to understand, more easy to read them. So always make tables, chart, flow chart, so it will be more easy. Make points. ठीक है, तो हमेशा राइटिंग जो है, आंसर की राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप किस तरह लिखते हैं एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए. ठीक है, तो हमेशा लिखें पॉइंट्स में, टेबल में, चार्ट फॉर्म में, फ्लो चार्ट्स में. ठीक है, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर सेकेंड. How is a prokaryotic cell is different from eukaryotic cell? तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल. आंसर नंबर 2, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस. यहाँ पर आप डायग्राम्स भी बना सकते हैं यदि आपको याद हो. सभी अच्छे से लेबलिंग करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, समझ में आना चाहिए. ठीक है, प्रैक्टिस करके जाएं हमेशा डायग्राम्स की, क्योंकि हमें लगता है देख कर हमें आ गया, लेकिन जब हम बनाते हैं तो हम कुछ जो लेबलिंग है वो भूल जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा बनाकर देखें, और यहाँ हमने बनाया है डायग्राम. आप यदि एग्जाम्स बनाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा. ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंसेस between prokaryotic and eukaryotic cell. ठीक है, तो this is the answer of question number 2. So now we will see the question number 3. Okay friends, so we'll solve the next exercise. Okay, so we are solving NCERT book exercise. So the next exercise is what would happen if the plasma membrane ruptures or breaks down. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यदि रप्चर हो गई या ब्रेक हो गई तो क्या होगा. ठीक है, तो क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक्सचेंजेस, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है. ठीक है, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सिलेक्टिव परमेबिलिटी को अलाउ करती है. जिन सब्सटेंसेस, जिन मटेरियल्स की जरूरत है सेल को, वह आउटर एनवायरनमेंट से अंदर आते हैं, और जो है वह जो जिनकी जरूरत नहीं है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो मटेरियल क्या होते हैं, वह सेल से बाहर जाते हैं. किसके थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू. ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यदि रप्चर हो जाए या ब्रेक डाउन हो जाए तो यह जो सिलेक्टिव एक्सचेंज है वो नहीं हो पाएगा. एंड at the end of
the day or as a result of it the cell will be die. ठीक है, तो what happens? No exchange or selective exchange of material from external environment is possible, will be possible, and as a result of it the cell will be die. So the cell will die. ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सेल वॉल, सेल का स्ट्रक्चर बनाए रखने के लिए, साथ ही सेल को जो है प्रोटेक्ट तो करती ही है, लेकिन जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है, देखिए यदि गैसेस जो हैं, फॉर एग्जाम्पल यदि हम यहाँ समझने के लिए बात करें तो ऑक्सीजन की सेल को जरूरत है, ग्लूकोज की सेल को जरूरत है। यदि ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं मिलेंगे, जो कि बेसिक थिंग है किसके लिए, एटीपी सिंथेसिस के लिए, क्योंकि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके ही एटीपी सिंथेसिस की जाती है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की मदद से, और यदि ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं मिलेंगे सेल को, तो क्या होगा, सेल के पास नहीं होंगी एटीपीज। जब सेल के पास एटीपीज नहीं होगी तो क्या होगा, सेल के पास बाकी दूसरी एक्टिविटी को करने के लिए कोई एनर्जी नहीं बचेगी। ठीक है, तो दैट मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक मीडियम है जिसके थ्रू जो है मटेरियल अंदर और बाहर जाते हैं। यदि वही ब्रेकडाउन हो जाएगी तो सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट विल बी एक्सपोज्ड एंड द सेल विल बी डाइड। ठीक है, तो यह जो है इसका आंसर है। ठीक, द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज नंबर 4 एंड इट सेज व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ सेल, a cell, if there was no Golgi apparatus। यदि सेल में कोई गोल्जी बॉडी एपरेटस नहीं होती तो सेल की लाइफ में को क्या होता। ठीक है, जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी में क्या होता है, गोल्जी बॉडी में स्टोरेज होता है, पैकेजिंग होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो गोल्जी बॉडी का काम है कि मटेरियल्स को स्टोर करके रखना, उनकी जरूरत जिन्हें हैं उन्हें सप्लाई करना। तो यदि गोल्जी एपरेटस नहीं होगा, गोल्जी बॉडी नहीं होगी, तो क्या होगा कि जो रिक्वायर्ड मटेरियल्स हैं वो बाकी सेल ऑर्गेनल्स को नहीं मिलेगा, और क्या होगा कि जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, फिजियोलॉजी है, नॉर्मल फंक्शनिंग, बेसिक फंक्शनिंग जो है वो सेल की नहीं हो पाएगी एंड द सेल विल डाई। ठीक है, तो द सेल विल डाई in absence of proper functioning due to no transporting of required material to the different organelles बाय गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी के द्वारा जो ट्रांसपोर्टिंग होती है, पैकेजिंग होती है और दूसरे ऑर्गेनल्स को मटेरियल मिलता है, वह नहीं हो पाएगा यदि गोल्जी बॉडी नहीं होगा तो। ठीक है, तो सेल क्या होगी, डाई हो जाएगी क्योंकि उसको रिक्वायर्ड मटेरियल नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो एंजाइम्स जो हैं बहुत सारे गोल्जी बॉडी में रहते हैं, तो इन एंजाइम्स की जो है दूसरे ऑर्गेनल्स को जरूरत है। ठीक है, ताकि वहां पे फंक्शनिंग हो सके। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया में डिफरेंट रेस्पिरेटरी एंजाइम्स रहते हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो डिफरेंट एंजाइम्स बनते कहाँ हैं, गोल्जी बॉडी में बनते हैं। लाइसोसोम कहाँ बनता है, गोल्जी बॉडी में बनता है। तो यह जो है वहां पे बनता है, स्टोर होता है, पैकेजिंग होती है। तो यह जब नहीं होगा तो बाकी सारे ऑर्गेनल्स भी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देन द एक्सरसाइज नंबर 5, which organelle is known as the powerhouse of the cell।
एंड वाई। तो कौन से ऑर्गन को हम पावर हाउस कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर एटीपी सिंथेसिस होती है। ड्यू टू एटीपी सिंथेसिस बाय ग्लूकोज ऑक्सीडेशन और वी कैन से cellular respiration. So this is the place where the cellular respiration occur and ATP gets synthesized and ATP gets stored here. इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी फॉर्म होती है, इसलिए इसे कहते हैं पावर हाउस। ठीक, तो द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज नंबर 6. Where do the lipids and proteins constituting cell membrane get synthesized? ठीक है, तो कहां पर भाई जो सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि हमें पता है सेल मेम्ब्रेन लिपिड और किससे फॉर्म होती है? लिपिड और प्रोटीन से। ठीक है, जिसका कि हमने क्या पढ़ा था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो सिंगर और निकोलसन ने दिया था। ठीक है, तो यह मॉडल इज मोस्ट एक्सेप्टेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। तो लिपिड और प्रोटीन से सेल मेम्ब्रेन फॉर्म होती है। तो यह जो लिपिड और प्रोटीन है वह कहाँ बनता है? तो लिपिड और प्रोटीन कहाँ बनता है? लिपिड जो है वह बनता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और प्रोटीन जो है वह बनता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, तो यह जो है यहाँ पर सिंथेसाइज होता है। ठीक है, नाउ वी विल सी द एक्सरसाइज नंबर 7 एंड इट सेज हाउ डज an amoeba obtain its food? तो अमीबा जो है एक सिंगल सेल्यूलर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है और वह अपना फूड कैसे ऑब्टेन करता है? तो हमने देखा था एंडोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो अमीबा जो होता है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वह फ्लेक्सिबल होती है, इसका साइज फ्लेक्सिबल होता है। इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सहायता से यह क्या बनता है? यह पोर्ट्स लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और उससे जो है यह लोकोमोशन भी करता है। साथ ही एंडोसाइटोसिस जिसमें क्या होता है कि अमीबा जो है, ठीक है, लाइक अमीबा जो है इस प्रकार का ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और एंडोसाइटोसिस में वो क्या करता है? यदि कोई फूड, मान लीजिए यहाँ पर फूड मॉलिक्यूल्स हैं, तो वह क्या करेगा? एक वैक्यूल फॉर्म कर लेता है इस प्रकार से उसके आसपास, फूड के आसपास, और फिर उसे एनगल्फ कर लेता है। ठीक है, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इस प्रकार से एक वैक्यूल बना लेती है उसके चारों ओर फूड के, और फिर यह एक अंदर वैक्यूल फॉर्म हो जाती है। ठीक है, यह न्यूक्लियस, और यह एक फूड वैक्यूल आ गई अंदर। ठीक है, और फिर इस फूड वैक्यूल को डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा डाइजेस्ट कर लिया जाता है और इस प्रकार से अमीबा जो है वो अपना फूड ऑब्टेन करता है। ठीक है, इसे कहते हैं एंडोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सहायता से वह क्या करता है? एक वैक्यूल बना लेता है फूड के चारों ओर और फिर वो वैक्यूल को वो अंदर ले आता है। ठीक, तो इस प्रकार से इसे कहते हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं द नेक्स्ट एक्सरसाइज, What is osmosis? ठीक है, तो osmosis क्या है? Movement of water from higher concentration
to lower concentration through a semi-permeable membrane. एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वाटर का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस कहलाता है। ठीक है, तो इसकी डिफरेंट एक्सरसाइजेस हमने देखी थी कि जो है किस प्रकार से यदि हम रेजिन्स को डालेंगे पानी में तो रेजिन्स फूल जाते हैं, क्योंकि रेजिन्स के अंदर पानी कम है, इसलिए पानी रेजिन्स की जो वॉल है उससे अंदर जाने लगता है। ठीक है, तो रेजिन्स की जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो वॉल है वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करेगी, वहां से पानी जो है वो अंदर चला जाएगा। इसी प्रकार एग का भी जो है एक जो है एग का एक प्रयोग है आपके बुक्स में कि एग को आप डी शेल कर लीजिए HCl एसिड का यूज करके, उसकी शेल हट जाएगी और उसकी जो सिर्फ मेम्ब्रेन रह जाएगी एक पतली सी। जब उसे आप डालेंगे पानी में उसको जब आप डालेंगे सॉल्यूशंस में तो वह एग जो है पानी में डालने से वह एग धीरे धीरे लार्ज होने लगता है, सेल एग, क्योंकि उसके अंदर पानी जाने लगता है। एग क्या है? एक सिंगल सेल है। ठीक है, लार्जेस्ट सेल है, हेंस एग हमने देखा था इट्स अ लार्ज सेल। तो इस प्रकार एग का एक प्रयोग है, ब्लड का एक प्रयोग है ऑस्मोसिस को ऑब्जर्व करने के लिए। तो सीधी सी बात है, एक सेमी परमेबल थ्रू के मेम्ब्रेन के थ्रू जब वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है तो उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑस्मोसिस का इंपॉर्टेंस क्यों है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू रूट्स के द्वारा जो एब्जॉर्प्शन होता है वह सिर्फ और सिर्फ ऑस्मोसिस की वजह से होता है। स्टोमेटा की ओपनिंग जो होती है, हमने देखा था कि लीव्स में स्टोमेटास होते हैं जो जब ओपन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी जाती है और कुछ वाटर भी रिलीज इवेपोरेट होता है। इस प्रक्रिया को ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ठीक है, लीव्स से जो वाटर स्टीम फॉर्म में रिलीज होता है, इवेपोरेट होता है, उसे हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो यह जो है ये क्या है? ऑस्मोसिस के ही वजह से होता है। ठीक है, इसी प्रकार हमारी बॉडी में डिफरेंट जो एब्जॉर्प्शंस हैं उसमें ऑस्मोसिस, वाटर एब्जॉर्प्शन में ऑस्मोसिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल थ्रू आवर इंटेस्टाइन्स। ठीक है, तो इस प्रकार ऑस्मोसिस क्या है हमने देखा और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरी द एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट करना है आपको? कैरी आउट द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट। ओके, सो इसमें इन्होंने कहा है कि आप एक पोटैटो लें, उसको एक आप हाफ कट करें और जो ईच हाफ है उसको स्कूप करें। ठीक है, तो पोटैटो को आप क्या करें, इस प्रकार से पोटैटो यदि रहता है, ठीक है, तो उसको कट कर लें और जो हाफ है उसे आप इस प्रकार स्कूप कर लें। ठीक है, दैट मीन्स इतना जो पार्ट है उसे खोखला कर लें। ठीक है, पोटैटो के कप शेप बना लें आप। उसमें से एक जो हाफ रहेगा उसे आप बॉईल कर लें, दूसरा जो हाफ रहेगा उसे आप ऐसे ही रहने दें। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे कि ठीक है, तो 4 इस प्रकार से 4 आपको हाफ्स बनाने हैं। ठीक है, तो 2 पोटैटो लेंगे और उसके 4 हाफ्स बनेंगे। इस प्रकार से 4 हाफ बनेंगे। इसमें से ए जो हाफ है, ठीक है, इसको हम ए नाम देंगे, जिसमें कि हम क्या करेंगे, इसे खाली रखेंगे, इसको हम एम्प्टी रखेंगे। दूसरा जो है उसमें हम क्या भरेंगे, शुगर भरेंगे। ठीक है, शुगर। थर्ड जो है उसमें हम सॉल्ट भरेंगे, सॉल्ट। और जो थर्ड रहेगा
डी कप उसे हम बॉइल्ड रखेंगे, ठीक है, इट इज बॉइल्ड। अब आप इसे क्या करना चाहेंगे, ठीक है। अब ये जो पोटैटोज हैं के हाफ्स हैं, इन्हें हम पानी में रखने वाले हैं, ठीक है। जब इसे आप पानी में रखेंगे और यू हैव टू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद आपको इन्हें ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो जब आप इन्हें ऑब्जर्व करेंगे तो क्या आप देखते हैं, देखिए जब यहाँ पर ए जो है एक एम्प्टी पोटैटो कप है, पोटैटो का जो है हाफ है, जब इसमें आप जो है चारों को जब पानी में रखेंगे तो ऑस्मोसिस जो है उसकी वजह से एम्प्टी में, शुगर वाले में और सॉल्ट वाले में सभी में जो है वाटर अंदर आएगा, लेकिन जो बॉइल्ड है उसमें वाटर अंदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये जो बॉइल्ड पोटैटो है इसकी जो सेल वॉल है उसमें क्या होगा, वो परमेबल नहीं रह जाएगी, इट विल नॉट बी परमेबल टू एनीथिंग, टू एनी वाटर मॉलिक्यूल्स, और इसलिए बॉइल्ड पोटैटो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई पानी अंदर नहीं आएगा। लेकिन इन तीनों में ऑस्मोसिस की वजह से पानी अंदर आएगा, जो है पोटैटो थोड़ा साइज में जो है बढ़ सकता है। लेकिन जो जिसमें आप शुगर रखेंगे और सॉल्ट रखेंगे उसमें क्या होगा कि इसमें जो है, इसमें इन दोनों में पानी अंदर भी आ जाएगा। इन जो कप्स है इनमें क्या होगा, वाटर विल कम इनसाइड। क्यों आएगा अंदर, बी और सी में, क्योंकि यहां पर आपने क्या किया, कॉन्सेंट्रेटेड कर दिया। जो ऑस्मोसिस में जो वाटर कंसंट्रेशन है इसके कंपैरिजन में यहां पर काफी कम वाटर है, क्योंकि आपने शुगर एंड सॉल्ट डाल दिया, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है वो, और इस हाइपोटोनिक को जो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाने के लिए पानी जो है ज्यादा अंदर आएगा इसमें, ठीक है, विल गो इनसाइड, जबकि ए में पानी जो है वो सिर्फ सेल्स में अंदर जाएगा लेकिन कप में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार बॉइल्ड में, एम्प्टी कप में, नॉन बॉइल्ड में, एम्प्टी में, शुगर और सॉल्ट वाले में क्या डिफरेंस होगा, ये जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑस्मोसिस किस प्रकार वर्क करती है, किस प्रकार पानी जो है लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में जाता है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे शुगर और सॉल्ट हमने डाले, वी हैव क्रिएटेड द हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, इसीलिए पानी ज्यादा अंदर आएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, ठीक है। इसी प्रकार आप देखते होंगे कि जब यदि आप कोई वेजिटेबल कट करके रखते हैं, एक बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, जैसे कि बहुत सारे घरों में जब बिटर गार्ड, करेले की सब्जी बनाई जाती है तो क्या करते हैं, उसे कट करते हैं और उसमें थोड़ा सॉल्ट डालते हैं और फिर थोड़ी देर रख देते हैं। जब आप उसे थोड़ी देर रखने के बाद देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारा करेले से पानी निकल गया है, उसे नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में हम कहते हैं कि पानी छोड़ दिया। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम सॉल्ट डालते हैं तो जो करेले के अंदर जो वाटर है वो सॉल्ट की वजह से बाहर आ जाता है, इट इज जस्ट बिकॉज द ऑस्मोसिस, ठीक है, और वह जो है पानी बाहर आ जाता है और उसे फेंक देते हैं हम। तो दिस इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल, किसी भी आप सब्जी को कट करके देखिए, उस पर सॉल्ट डालिए, थोड़ी देर बाद वह पानी जो है उसमें से निकलने लगेगा, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस, जो सब्जी है उसमें से उसका जो पानी है वह बाहर आ जाता है, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स जो कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जिसके थ्रू ऑस्मोसिस को, ठीक है। तो इस प्रकार वी हैव कंप्लीटेड विद द चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड एवरीथिंग अबाउट द फंडामेंटल ऑफ लाइफ इज क्लियर नाउ। आई होप you have enjoyed the cell and cell structure, and now just revise it again and again so that all the structure, all the things will be more clearer to you. Now in the next session we'll see the new chapter.